भारतीय अनुदित साहित्य यानी भारत में अनुवाद की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा यह हमें मिलती है। आदिकाल से, प्रारंभ से ही हम देख सकते हैं कि मनुष्य को अपने हाव भावों को, अपनी वैचारिकता को, अपनी मानसिकता और संवेदना को सामने वाले तक यानी ग्राहक तक पहुंचाना होता है, और दोनों भिन्न भिन्न भाषा भाषी होते हैं, तो फिर अनुवाद का सहारा उसे लेना ही पड़ता है। एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा भारत की बंगला भाषा है, और बंगला भाषा से हिंदी में तथा हिंदी से बंगला भाषा में अनुवाद की सशक्त सुदीर्घ परंपरा मिलती है। राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, शक्ति की उपासना हो, शैव भक्ति हो, वैष्णव भक्ति हो, इन सबको तो हम देख ही सकते हैं, लेकिन साहित्यिक संवेदना के धरातल पर भी बहुत सी रचनाएं कविता की, गद्य की हमें मिलती हैं, जिनके अनुवाद परस्पर बंगला हिंदी, हिंदी बंगला में होते रहे। द्विजेंद्र लाल राय ने उस पार नामक पुस्तक का अनुवाद, यानी रूप नारायण पांडे ने 1920 में जो उस पार नामक पुस्तक लिखी थी द्विजेंद्र लाल राय ने, उसका अनुवाद रूप नारायण पांडे ने 1920 में किया। 1920 हम जानते हैं कि ये छायावाद हिंदी साहित्य में इसका शुभारंभ हो रहा है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की लगभग समाप्ति हो रही है। भारतेंदु युग में अनुवाद करने कराने की प्रेरणा ये स्वयं भारतेंदु ने अनुवाद किए। मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु के नाम से किया, वो अंग्रेजी से हिंदी में किया। लेकिन उसी समय भारतेंदु मंडल के बहुत से रचनाकारों ने भारतीय भाषाओं जिन पर अधिकार था, जिनमें गति और रुचि थी, उनसे अनुवाद की एक परंपरा प्रारंभ कर दी थी। और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में आते आते तो अनुवाद एक युद्ध स्तर पर एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित हो गया। साहित्यिक रचनाएं ही नहीं, उसके साथ साथ वैचारिक रचनाएं, वैज्ञानिक रचनाएं, तकनीक और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई रचनाएं, ज्ञान विज्ञान से संबद्ध रचनाएं, मीडिया में इस तरह के अनुवादों का एक द्वार ऐसा लगा जैसे खुल गया। तो रूप नारायण पांडे ने 1920 में उस पार शीर्षक से द्विजेंद्र लाल राय की लिखी रचना का अनुवाद किया, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की राधा रानी, ये बड़ी चर्चित पुस्तक थी। बंकिम चंद्र हिंदी में उतने ही लोकप्रिय रचनाकार हैं जितने की हिंदी के अन्य रचनाकार हैं, क्योंकि बंकिम को, शरदचंद्र को हिंदी में जो कथा साहित्य में रुचि रखने वाले पाठक हैं, उन्होंने खूब पढ़ा है, आनंद लिया है, और बहुत सी रचनाओं पर तो पिक्चरें बनी हैं, धारावाहिक बने हैं। तो राधा रानी जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है, उसका अनुवाद प्रताप नारायण मिश्र ने 1918 में किया। प्रताप नारायण मिश्र हम जानते हैं कि हिंदी के उस आधुनिक काल के आरंभिक दौर के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, निबंधकार हैं। उन्होंने भी अनुवाद प्रचुर मात्रा में किए हैं, और प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी सृजनात्मकता से और अपनी अनुवाद कला से एक खास तरह की ख्याति भी अर्जित की है। 1918 जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय है, युग है, उसमें उन्होंने राधा रानी का अनुवाद हिंदी में, बंगला से हिंदी में किया था। हरप्रसाद शास्त्री की एक रचना राजकुमार कुणाल प्रसिद्ध रचना थी। इसका अनुवाद श्री लक्ष्मीधर वाजपेयी ने 1927 में किया। 1927 जो छायावादी युग है, छायावाद का समय है। छायावाद के रचनाकारों ने भी प्रसाद पंत, महादेवी निराला आदि पर विचार करें, बच्चन पर विचार करें, दिनकर पर विचार करें, बहुत से रचनाकार हैं जो छायावाद और छायावाद के बाद के हैं।
खूब अनुवाद हुए हैं। द ट्रैवलर्स का पथिक नाम से अनुवाद हुआ। तो हरप्रसाद शास्त्री की रचना राजकुमार कुणाल का श्री लक्ष्मीधर वाजपेयी ने 1927 में अनुवाद किया। स्वर्ण कुमारी देवी की कृतियां, बहुत सारी रचनाएं उस समय लोकप्रिय थीं, सुपठ्य थीं, आनंदप्रद थीं। अधखिली कली जो 1923 में घनेश्वर प्रसाद द्वारा अनुदित हुई, अधखिली कली, और फूलों का हार, इस शीर्षक की रचना का अनुवाद 1918 में रामचंद्र वर्मा ने किया। इसलिए राखाल दास बंदोपाध्याय की रचनाओं शशांक और करुणा का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रमशः 1940 और 1946 में अनुवाद किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल न केवल इतिहासकार हैं, कोशकार हैं, निबंधकार हैं, कवि भी हैं और अनुवादक भी हैं, चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं, और प्रतिष्ठित समालोचक के रूप में, आलोचक के रूप में तो उन्होंने जो ख्याति अर्जित की है वो स्तुत्य है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर हिंदी आलोचना का वर्गीकरण ही किया जाता है। रामचंद्र शुक्ल युग, शुक्ल पूर्व युग, शुक्लोत्तर युग। और रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि के माध्यम से जो वैचारिक निबंधों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की, उसमें उनका आलोचक स्पष्ट रूप से बोलता है। और बुद्ध चरित्र पर उन्होंने जो अनुवाद किया, लाइट ऑफ एशिया के रूप में लिखित, और शशांक और करुणा जैसी रचनाओं के आचार्य शुक्ल अनुवाद कर रहे हैं। इसका मतलब है शुक्ल जी ने अनुवाद को अद्यतन, अधुनातन ज्ञान विज्ञान के आयात निर्यात के लिए, एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के लिए अनुवाद को एक सशक्त माध्यम माना। बंगला से हिंदी में सर्वाधिक स्वर्गीय हंस कुमार तिवारी द्वारा, तिवारी जो अनुवादक थे, उन्होंने बंगला से हिंदी में बहुत बड़ी संख्या में रचनाओं के अनुवाद किए। उनकी अनेक, उनके द्वारा अनुदित रचनाएं हमें मिलती हैं, जिनमें रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि 1961 में उसका अनुवाद उन्होंने किया। हुमायूं कबीर कृत बंगला काव्य की भूमिका, अब बंगाल में लिखी गई कविता का अपना एक सुदीर्घ सशक्त इतिहास था, और उस पर एक किताब लिखी गई बंगला काव्य की भूमिका 1961 में। तो हम देख सकते हैं कि हंस कुमार तिवारी एक बड़ी संख्या में रचनाओं का चयन करते हैं, उनका अनुवाद करते हैं। शरदचंद्र की देवदास जो 1960 में अनुदित हुई, यानी बंगला से हिंदी में उसका अनुवाद हुआ, और देवदास की लोकप्रियता तो जग जाहिर है कि उस पर अभी तक हिंदी में ही 5 पिक्चरें बन चुकी हैं। यानी उसकी कथा वस्तु, उसकी संवाद योजना, उसका प्रेम प्रसंग, त्रिकोण, इन सब ने पाठक जगत को और सिनेमा के माध्यम से दर्शकों को अभिभूत कर दिया। और जो प्रस्तुतिकरण है मनोरंजन के लिए, सिनेमा के लिए, उसने निश्चित रूप से इस रचना को, इस रचनाकार को ख्याति दिलवाई। और शरदचंद्र हिंदी में एक प्रकार से कथानायक से बन गए, प्रेमचंद की तरह उन्हें भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। आशापूर्णा देवी की बकुल कथा, आशापूर्णा देवी बंगला भाषा और साहित्य की बड़ी रचनाकार के रूप में हमारे बीच उपस्थित होती हैं। ये जो बकुल कथा है 1979 में
लोकनाथ भट्टाचार्य कृत गोधुलिया 1985 में, प्रमथनाथ विश्व कृत बड़े केरी साहब का मुंशी 1960 में, प्रताप चंद्र कृत अजगर 1977 में, बंकिम चंद्र कृत आनंद मठ 1977 में, विमल मित्र कृत कुहासा 1959 में, शंकर कृत योग वियोग 1965 में, सत्यजीत रे कृत गंगटोक में घपला 1976 में, प्रबोध कुमार सान्याल कृत हुस्न बाबू 1962 में और ताराशंकर बंदोपाध्याय कृत हरकारा 1962 में, विभूति भूषण बंदोपाध्याय कृत आरण्यक 1957 में, मनोज बसु कृत कैसे भूलूं 1960 में, समरेश बसु कृत गंगा 1967 में, ऐसी बहुत सारी रचनाओं के नाम लिए जा सकते हैं। ये अनुवाद के लिए चुनी गई वो रचनाएं हैं जिन्होंने हिंदी में अपने पाठक पैदा किए और ख्याति अर्जित की। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक बंगला साहित्यकारों की कृतियों के हिंदी में अनुवाद हुए, होते रहे और आज भी हो रहे हैं। जीवनानंद दास की कविताओं को स्वदेश भारती ने 1984 में, विष्णु डे की कविताओं को भारत भूषण अग्रवाल ने 1973 में अनुवाद किया। रविन्द्रनाथ द्विवेदी जी ने ठाकुर की लाल कनरे को 1958 में और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुदित किया। द्विवेदी जी भी अनुवाद कला में सिद्धस्त थे, उनकी गति और अभिरुचि थी। उन्होंने भी बहुत से अनुवाद किए हैं और रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं के अनुवाद भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किए। हजारी प्रसाद द्विवेदी हम जानते हैं कि निबंधकार भी हैं, इतिहासकार भी हैं, आलोचक भी हैं, चिंतक विचारक भी हैं और बहुत अच्छे स्थापित प्रतिष्ठित अनुवादक भी हैं। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं के अनुवाद स्वयं द्विवेदी जी करते हैं। रविंद्र कविता कानन नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी अनुवाद किए। रविंद्र कविता कानन एक बड़ी चर्चित प्रसिद्ध पुस्तक है। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत अच्छे अनुवादकों में अपनी गणना करवाते हैं। निराला जी ने अनुवाद के मर्म को समझा है, अनुवाद की कला को, तकनीक को जाना है और उन्होंने बंगला से हिंदी में जिस तरह के अनुवाद किए, उन अनुवादों को पढ़ने के बाद ये प्रतीत ही नहीं होता कि ये अनुदित है। ऐसा लगता है जैसे हिंदी की आत्मा, हिंदी की प्रकृति, हिंदी की भावना को उन्होंने अनुवाद में उतारा है। शरतचंद्र की बिंदो का लड़का 1964 में, जिसका अनुवाद ओंकार शरद ने किया। शंभु मित्र कृत कंचन रंग का अनुवाद 1964 में नेमीचंद जैन ने किया। नेमीचंद जैन बड़े साहित्यकार, पत्रकार, नाटककार, इस रूप में उनकी ख्याति है। हिंदी जगत में नेमीचंद जैन को बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। उन्होंने कंचन रंग का अनुवाद 1964 में किया और बंकिम कृत राधा रानी का 1918 में प्रताप नारायण मिश्र ने जो अनुवाद किया। आनंद मठ का 1960 में मनमथनाथ गुप्त ने अनुवाद किया। मनमथनाथ गुप्त भी हिंदी के बहुत प्रतिष्ठित रचनाकार, साहित्यकार, चिंतक, विचारक माने जाते हैं और उन्होंने भी अनुवाद किए। इसका मतलब है कि उस युग में, उस जमाने में अनुवाद करना गौरव का विषय था और समय की आवश्यकता और ज़रूरत थी, इसलिए अनुवाद, ये प्रतिष्ठित साहित्यकार अनुवाद कर रहे थे। शंकरकृत चौरंगी को 1964 में राजकमल चौधरी ने अनुवाद किया और रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटकों को अज्ञे ने हिंदी में अनुवाद किया। अज्ञे हम जानते हैं कि बहुभाषाविद
साहित्यकार हैं, कवि हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, उनके गद्य और पद्य दोनों को देखें, वो बहुभाषा भाषी विशेषज्ञ हैं। बहुत सी भाषाओं का ज्ञान उनके पास है। जैनेन्द्र के त्यागपत्र का अंग्रेजी में द रेजिग्नेशन नाम से भी अनुवाद उन्होंने किया। अज्ञे ने अपने हाइकू छंद की कविताओं के अनुवाद भी किए। वो अलग प्रश्न है कि वो अपने अनुवादों से स्वयं भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी रिक्ति को तो भरने का प्रयत्न किया। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय कृत पारापार 1985 में, जिसका अनुवाद वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया। प्रफुल्ल राय कृत जन्मभूमि 1974 में, जिसका जयंत कुमार ने अनुवाद किया। आविष्कार नामक पुस्तक का वीरेंद्रनाथ मिश्र ने अनुवाद किया। इससे ये तो पता लगता है कि बंगला से हिंदी में जो अनुवाद हुए वो दोनों भाषाओं को संवेदना के धरातल पर जोड़ने का काम करते हैं, दोनों भाषा भाषी समुदायों के बीच एक सेतु निर्माण का काम करते हैं। ये जो अनुवाद है ये सांस्कृतिक आदान प्रदान, परस्पर प्रदेय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बंगला हिंदी अनुवाद के अंतर संबंध में एक बड़ा रोचक, बड़ा महत्वपूर्ण पहलू या पक्ष यह भी है कि जहां बंगला से हिंदी में अनुवाद करने की प्रवृत्ति अधिक रही है, वहीं हिंदी भाषा से बंगला में अनुवाद की स्थिति तुलना में उतनी संतोषजनक नहीं रही। इसके सामाजिक सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, क्योंकि हिंदी अखिल भारतीय स्तर पर और वैश्विक मंच तक पहुंचने वाली वो भाषा है। यानी भारत देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में यदि आपको आवागमन करना है तो संवाद और संपर्क की भाषा के रूप में हिंदी स्वीकृत है, मान्य है। और हिंदी को हम राजभाषा हिंदी के रूप में भी देखते हैं। व्यवसाय की हिंदी, बाजार की हिंदी, सृजन की हिंदी, चिंतन की हिंदी, विधि के क्षेत्र में, बैंक और बीमा के क्षेत्र में, वित्त और वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी ने जो अपनी जगह बनाई है, तो स्वाभाविक है कि बंगला भाषा से हिंदी में आना, हिंदी में अनुवाद करना, ये एक बृहत व्यापक पाठक मंडल के लिए रचना और रचनाकार को उपलब्ध कराना है। हिंदी की पठनीयता, हिंदी की बोधगम्यता हिंदी भाषा भाषी राज्यों में, क्षेत्रों में तो है ही, दूसरे राज्यों में भी अनुवादों ने उन बंगला की चर्चित, प्रतिष्ठित, समादृत रचनाओं को लोकप्रियता दिलवाई। हिंदी अनुवाद के अंतर संबंध में एक महत्वपूर्ण और रोचक पहलू यह है, और ये हमें इसलिए भी दिखाई देता है कि बंगला से हिंदी में अनुवाद करने की सशक्त परंपरा, उसमें कुछ बंगला भाषियों ने अनुवाद किए, कुछ हिंदी भाषियों ने अनुवाद किए, कुछ दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे, उन्होंने मिलकर अनुवाद किए, ऐसी परंपरा भी मिलती है। लेकिन हिंदी से बंगला में अनुवाद ये तुलना में कम हुए। इसका कारण एक यह भी रहा कि बंगाली जो पाठक है, यानी बंगला भाषा के जो पाठक हैं, वो अन्य भाषाओं के साहित्य को पढ़ने में पर्याप्त रुचि नहीं रखते, ऐसा प्रतीत होता है। अन्यथा तमिल से, तेलुगु से, मराठी से, गुजराती से, हिंदी से बंगला भाषा में जो अनुवाद हो रहे थे, या तो उन्हें पाठक नहीं मिल रहे थे, या उनके अनुवाद में कहीं कोई त्रुटि रह गई थी। ये एक अलग प्रकार के शोध का विषय हो सकता है। दूसरा कारण यह भी प्रतीत होता है कि प्रकाशक अनुवादकों को पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं देते थे, और बिना संतोषजनक पारिश्रमिक के अनुवाद अगर अनुवादक नहीं कर रहा तो यह किसी सीमा तक स्वाभाविक भी लगता है। हिंदी से बंगला साहित्य अत्यल्प अनुदित है, कम है, लेकिन कम है, हुआ तो है पर कम है।
वस्तुतः हिंदी से बंगला में हुए अनुवाद पर भी हम एक दृष्टि डाल सकते हैं। प्रसिद्ध चिंतक समीक्षक डॉक्टर नामवर सिंह के हिंदी गल्प गुच्छ इस नाम शीर्षक से उपलब्ध पुस्तक, इसका बंगला अनुवाद इंद्राणी सरकार ने 1982 में किया। सियाराम शरण गुप्त जो मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं, उन्होंने नारी पुस्तक का 1969 में सुधाकांत राय चौधरी ने अनुवाद किया। अमृतलाल नागर ने बूंद और समुद्र जो हिंदी में लिखी बड़ी चर्चित रचना है, जो लखनऊ की पृष्ठभूमि पर लिखित, उसका बिंदुओं सिंधु नाम से अर्चना कुमार ने अनुवाद किया। रेणुकृत तीसरी कसम कहानी, जिस पर फिल्म भी बनी, लोकप्रियता अर्जित की, उसका अनुवाद सुविमल बसाक ने और मैला आंचल का अनुवाद प्रसून मित्र ने बंगला में किया। ये वो कालजयी हिंदी की रचनाएं हैं जो आज भी अपना स्थान बनाए हुए हैं। अंचल विशेष को उद्घाटित करने वाली रचना मैला आंचल एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु ने उसमें जो वर्णन किया है वो वास्तव में एक आंचलिक उपन्यास के लिए उदाहरण बन गया है। प्रेमचंद कृत गोदान और उनकी दूसरी औपन्यासिक रचना निर्मला, इसका अनुवाद चित्रा देव ने किया। श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का अनुवाद रमेश मजूमदार ने भी किया। ये सारी वो रचनाएं हैं जो हिंदी जगत की कालजयी रचनाएं मानी जाती हैं, चाहे गोदान हो, निर्मला हो, राग दरबारी हो। तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो एक महाकाव्यात्मक रचना है, रामकथा पर आधारित रचना है और पूरे भारत और पूरी दुनिया में वो एक समादृत धार्मिक ग्रंथ भी है, साहित्यिक ग्रंथ भी है। उसका अनुवाद विजय काली भट्टाचार्य ने, दोहावली का अनुवाद ज्योति भूषण चाकी ने किया है। तो हिंदी से बंगला में अनुवाद की परंपरा भी सशक्त परंपरा है, उसका भी एक इतिहास है और इसके अतिरिक्त भी अनेक हिंदी रचनाओं का अनुवाद बंगला में किया गया। आज भी परस्पर अनुवाद की यह परंपरा विद्यमान है, जीवित है और सच यह है कि पहले की तुलना में यह समृद्ध हो रही है, संपन्न हो रही है। यह अनुवाद जन्य जो साहित्यिक प्रदेय है, आदान प्रदान है, ये एक बड़ी उपलब्धि बन रहा है। लगातार निरंतर उत्तरोत्तर इसमें विकास हो रहा है, समृद्धि हो रही है। साहित्यिक विकास, समेकित संस्कृति का विकास, परस्पर सद्भाव, सद्भावना, भाईचारा, अनेकता में एकता, ऐसे न जाने कितने राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिनको हम इस प्रकार की अनुवाद परंपरा के माध्यम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बंगला की सभ्यता और संस्कृति को, बंगला की वैचारिकता को, बंगला की संवेदनात्मक पृष्ठभूमि को, उनकी जो रचनाकारों की, कथाकार, कहानीकार, कवि, उपन्यासकार, नाटककार, इनकी जो सृजनशीलता है उसको हम समझ सकते हैं। राष्ट्रीय विकास के लिए भी यह अत्यंत शुभ उपलब्धि है, कल्याणकारी लक्षण है। इस तरह कह सकते हैं कि बंगला हिंदी बंगला, यानी बंगला से हिंदी और हिंदी से बंगला अनुवाद की एक बड़ी मजबूत परंपरा, एक बड़ी सुदीर्घ सशक्त परंपरा भारतीय साहित्य के पास उपलब्ध है। पाठकों को ज्ञान, भाव संपदा और सारस्वत चिंतन की जो विरासत है, भक्ति भावना को देखें, प्रेम को देखें, प्रेम की विषमता को देखें, अध्यात्म को देखें, दर्शन को देखें और इसी प्रकार कलात्मक अभिरुचियों को देखें, क्योंकि बंगला भाषा और बंगला की संस्कृति के जो नागरिक हैं, बंगला संस्कृति
के जो उपासक हैं उनके पास कलात्मक अभिरुचि भी विलक्षण है। तो उन सब को, इन सब आयामों को, इन सब अनुशासनों को अनुवाद के माध्यम से उपलब्ध कराने का काम इस बंगला हिंदी बंगला यानी बंगला से हिंदी और हिंदी से बंगला अनुवाद की परंपरा ने हमारे सामने उदाहरण के रूप में स्थापित किया है। कह सकते हैं कि वैश्विक समुदाय के लिए, भारतीय समुदाय के लिए यह परंपरा अनुवाद की अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। यह ज्योति से ज्योति जगाने की, जागृत करने की परंपरा है। इसे हम एक राष्ट्रीय महत्व की परंपरा के रूप में देख सकते हैं। इसलिए ऐसी बृहत, अटूट और सशक्त श्रृंखला निर्माण का कार्य जो समस्त सृष्टि को, मानवता को, मानव समुदाय को एक ऐसे अभेद, एक रूप, एकीकृत धरातल पर ले जाकर खड़ा कर देता है जहां तू नहीं रहता और मैं नहीं रहता, तू और मैं मिलकर हम हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ऐसा कार्य बंगला साहित्य की अनेक रचनाओं के अनुवाद और हिंदी की अनेक प्रतिष्ठित रचनाओं के अनुवाद इस बात को सिद्ध करते हैं, जिसमें शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, माइकल मधुसूदन दत्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, जीवनानंद दास, बुद्धदेव बसु, विष्णु डे, सुकांत भट्टाचार्य, सुनील डे, ताराशंकर समरेश बसु, विमल मित्र, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, न जाने कितने दिग्गज, कितने साहित्यकार, चिंतक, विचारक उनका उल्लेख किया जा सकता है। ऐसे साहित्यिक व्यक्तित्वों को पूरी दुनिया जान पाई, उनके दुर्लभ विलक्षण प्रदेय से उपकृत हो पाई। यह अनुवाद की बड़ी देन है। चलचित्र, पिक्चर बनी, टेलीविज़न के लिए धारावाहिक बने, समेकित संस्कृति के निर्माण में इसने एक रचनात्मक भूमिका निभाई। साहित्य अकादमी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नेशनल बुक ट्रस्ट, भारतीय अनुवाद परिषद, राज्य स्तरों पर कार्यरत अनेक भाषा और साहित्य की अकादमियाँ, इन सब ने इस अनुवाद कार्य के लिए प्रोत्साहित किया, पुरस्कृत किया, सम्मानित किया और बंगला हिंदी, हिंदी बंगला के बीच एक सशक्त सेतु का निर्माण इस अनुवाद परंपरा ने कर दिखाया। यह एक उपलब्धि है, एक विरासत है जो पूरी सांस्कृतिक एकता को, राष्ट्रीय एकता को उद्घाटित करने का काम करती है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।